सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भवानी जी, कैसे हैं आप? सर फाइन सर, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन 2003 में स्वयं पाठी छात्र के तौर पे राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर के तहत की थी सर। ठीक है। आपके रोल नंबर क्या है? सर 810457। कब है आपका इंटरव्यू आरपीएससी में? इंटरव्यू की डेट तो आई नहीं सर। इंटरव्यू की डेट नहीं आई सर अभी। ठीक है। आप ये बताइए कि आप ऑलरेडी पहले से ही जॉब में हैं, आईईओ इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर सर के पद पर कार्यरत हैं। सर क्या भूमिका है आपकी, क्या कार्य है वहाँ पर आईईओ के रूप में आपके? सर मेरा जो मेन कार्य है कि जो इंडस्ट्री है उनको फैसिलिटेशन प्रदान करना। आप आराम से एक जगह बैठ जाइए भवानी जी। हाँ सर, मैं गेट बंद कर देता हूँ। हम्म। सर जो नई नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही हैं उनको उद्योग की तरफ से फैसिलिटेशन प्रदान करना और राजस्थान सरकार की जो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराना और उनको उसके तहत दिए जाने वाले लाभ से लाभ प्रदान करना, ये मेरा मुख्य कार्य। ठीक है। अभी राजस्थान में औद्योगिक जो नहीं समझ रहे हैं आपको तो, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिख दीजिए फोन चलने वाला है। नहीं प्रश्न सेव कर रखिए इसको। हेलो। हाँ सर जी, सर जी। भवानी जी, मेरा सवाल था आपसे कि राजस्थान में एमएसएमई की क्या भूमिका है? सर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की जो एमएसएमई की भूमिका दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर पहले इतना नहीं था, पर तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों का जो जागरूकता अभियान है और जो मतलब जनता का जो इसमें योगदान है, तो इसमें मतलब 28% इसका योगदान वर्तमान में है राजस्थान में। और रोजगार के अंदर देखा जाए तो 34% के करीब अभी वर्तमान संदर्भ में है राजस्थान। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है एमएसएमई को लेकर? सर राजस्थान सरकार की इसके तहत अभी मतलब 3-4 योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन ऋण योजना जो 2019 से शुरू की गई है। अप टू 10 करोड़ तक की जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए 5, 6 और 8% इंटरेस्ट के साथ सब्सिडी दी जा रही है। एक रिप्स योजना 2019 है जिसके अंतर्गत जो स्टाम्प ड्यूटी है, जो इंडस्ट्री नए स्थापित उद्यमों के लिए जो नए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी की छूट है। इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की भी छूट 7 ईयर तक प्रदान की गई है। और जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, जो भी लैंड बिल्डिंग वो एमएफए और मशीन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल उसका 7 ईयर तक 75% सब्सिडी उसके तहत भी छूट दी गई। ठीक है। अब ये बताइए कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत में नंबर 1 पर आता है। उसके साथ यहाँ राजस्थान में इंडस्ट्री का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्या कारण है? सर औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया है कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के कारण 60% के करीब इसमें जो रेगिस्तान है, जहाँ पे पानी की समस्या है। और इंडस्ट्री सेटअप वही होती है सर जहाँ पे विशेष रूप से फर्स्ट जो क्राइटेरिया है पानी होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि दूसरा पक्ष में राजस्थान में पानी की अभी समस्या है? सर वर्तमान संदर्भ में सरकार जो है उसको कोशिश कर रही है इंदिरा गांधी नहर के तहत उनको मतलब वो पहले वाली समस्या तो नहीं रही है और उसको भी ज्यादातर आके कोशिश कर रही है। और इसी वजह से वहां भी धीरे धीरे उद्योग लग रहे हैं। पर पानी की समस्या, पानी के बगैर कोई भी उद्योग इंडस्ट्री है ना वो डेवलप नहीं हो सकती सर। तो उसके बाद में अनेक तो सरकार अनेक कोरिलेट सरकार पक्ष में राजस्थान में पानी के लिए क्या क्या कदम उठा रही है?
सर पानी की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार है जो वहां पे इंदिरा गांधी कैनल है, इसका विस्तार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कर रही है। तो और वहां के जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो परंपरागत जो तरीके थे टांका कृषि, उनको भी मतलब उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे पौंड है वहां पे जो विकसित करना, जिससे कि वहां के एक दो गांव है वो पानी को सदुपयोग कर सके, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना, ये सारे कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। तो वर्तमान संदर्भ में वो परिस्थिति नहीं है जो पहले थी। ठीक है, अभी आपने भवानी जी इंदिरा गांधी नहर की बात की। सर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है? सर ये तो सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊँ। निकलती कहाँ से इंदिरा गांधी नहर, कहाँ से इसको कनेक्ट करके राजस्थान में लाया जा रहा है? हरी के बैराज से निकलती है सर। किस नदी पर बना है? सतलज। सतलज नदी। हाँ ठीक है, मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है, सर। एथिक्स और मोरलिटी में क्या अंतर है? सर गैस कर सकता हूँ हम्म, यार, आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल। तो सर एथिक्स एक क्रमबद्ध है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध संहिता है जिसका वेल डिफाइंड है। जबकि मॉरल एथिक्स ऐसे कोड है जो हमें नैतिक मतलब ऐसी परंपराएं, ऐसे नैतिक कर्तव्य, ऐसे नैतिक मूल्य है जिनका पालन करना, जिनके लिए कोई मतलब उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी कानून कार्रवाई उपलब्ध नहीं है, बट हमें उनका पालन करना चाहिए। ठीक है भवानी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर पे मूव करता हूँ। डीवी मैम। सर डीवी सर मैम, ऑन टू यू। दिव्या मैडम। नमस्कार भवानी जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। Am I audible to you? यस मैम। जी, तो आपकी अभिरुचि है योगा। यस तो मैम। प्रशासन में, जी, शासन में योगा का कितना महत्व है? मैम वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो प्रशासन के सामने अनेक चुनौतियां, अनेक दबाव है, और इन सभी को निपटने में और अपने कार्यों को सार्थक रूप से करने में तो ये एक योगा है, वो तरोताजा भी रखता है और व्यक्ति को अन्य मतलब बीमारियों से भी लड़ने में सहायता करता है। तो जब व्यक्ति मतलब सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो दूसरे की समस्याओं को भी अच्छी तरह से हल करने में और प्रशासन में जो आने वाले जो दबाव है उनको भी सहन करने में एक महती भूमिका अदा करेगा। जी, आपका इकोनॉमी में एक सॉरी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा इकोनॉमी का। आप यस मुझे मैम। बताइए कि जैसे दक्षेश हुआ, सार्क हुआ, इतने सारे संगठन हमने बनाए, उसके बाद भी आज दक्षिणी एशियाई देश जो हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनकी स्थिति यथास्थिति ही बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? मैम ये जो संगठन बने हैं, इनके जो जो लक्ष्य है वो हम उनको लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जो ये साउथ इंडियन रीजन के जो राष्ट्र है इनके अंदर आपसी जो मनमुटाव, आपसी जो झगड़े वो इतने हैं कि वो लक्ष्यों को, राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय हित, तो ये इनके मतलब विकास में बाधा डालते हैं और वो लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए झगड़ों को और इनको आगे बढ़ा देते हैं। तो आप इस अगर आपको इन संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इस चीज को आप किस व्यू में लेंगे कि इस चीजों को कैसे कम किया जा सकता है? मैम इन चीजों को कम करने के लिए एक तो मतलब आपसी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना राष्ट्रों के मध्य, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैम स्टार्ट करूं? हाँ जी। यस मैम, अब मैं बता। मैम एक्चुअली जो मेन चीज है, जो दक्षिण राष्ट्र, जो दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के मध्य आपसी जो कम्युनिकेशन का अभाव है और जो राजनीतिक झगड़े हैं, तो जो राष्ट्रीय हितों का संचालन करते समय हमें
राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देते हुए, और जहां पे भी जो जैसे ऐसे आर्थिक मंच और सामाजिक और सांस्कृतिक मंच है, उनमें राष्ट्रों के अंदर आपसी विश्वास पैदा करना चाहिए। दूसरा, एक दूसरे के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाए, तो जनता के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा, तो वो आपसी जो समझौता होगा और जो इससे आर्थिक हितों को प्राथमिकता होगी, और एक दूसरे से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं जिनका करने से कि मतलब इनके विकास भी होगा, और वो जो इसके लक्ष्य है उनकी पूर्ति कर पाएंगे, तो आपसी सभी राष्ट्रों का विकास होगा। अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो है वन धन योजना लागू की गई है माड़ा क्षेत्र के अंदर। तो ये माड़ा क्षेत्र क्या है? यस मैम। आप सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। मेरा क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार द्वारा वन धन योजना को माड़ा क्षेत्र में लागू किया गया है। यस मैम। ये माड़ा क्षेत्र क्या है? ये माड़ा क्षेत्र मैम इसका मैं सॉरी मैम, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा बताइए, अभी राजस्थान राज्य में पहला राजस्व दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? मैम कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ यस मैम। राजस्थान राज्य में पहला जो राजस्व दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? राजस्थान दिवस मैम। राजस्व दिवस। सॉरी मैम, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि पश्चिमी राजस्थान में, जैसे विशेषतः हमारे बाड़मेर या जैसलमेर क्षेत्र हो गए हैं, वहाँ रेत की अधिकता है ना, अधिक रेत है, वहाँ मरुभूमि में है। तो क्या कारण है कि जब भी बाढ़ आती है तो पानी वहीं ऊपर जमा हो जाता है? पानी जमा क्यों हो जाता है? मैम वहाँ पे कुछ भौगोलिक समस्या है, जैसे सेम की समस्या है, और वहाँ का जो रेत है उसके नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर जो भौगोलिक सेम की समस्या है, जिस वजह से पानी नीचे नहीं जा पाता, और वो वाटर जो ऊपर भरा ही रहता है, तो इस वजह से वो बाढ़ वहाँ पे ज्यादा आ जाती है, क्योंकि सोख नहीं पाता पानी। ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा काम करिएगा, आज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। Okay, thank you, ma'am. राइट। Next panel member, Avjit sir, on to you. यस, गुड सर आफ्टरनून गुड भवानी जी। सर गुड कैसे हैं? आफ्टरनून। सर ठीक है सर। कैसे हैं आप? पहले सर से ज्यादा फाइन जोश सर। में है ना? सर पहले से ज्यादा आपके अंदर जोश है, पहले से ज्यादा? सर ज्यादा है सर। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि 100th नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका रिलेशन किससे था? सर प्रॉपर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं गेस कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, करिए। सर शायद जीएसटी से, जीएसटी से रिलेटेड। अच्छा चलिए ठीक है, 99 नंबर के क्या अमेंडमेंट था? क्या मसला था 99 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था, उसमें क्या इशू था? सर वो उसमें सर नेशनल जुडिशरी सिस्टम बनाने का वो था, एनएसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मतलब कार्यों की या अपने अधिकार क्षेत्र की विरोध बताते हुए इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। अच्छा अच्छा, इसके अंदर कार्यपालिका का हस्तक्षेप मानते हुए। अच्छा, डीपीएसपी के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप ये बताइए कि डीपीएसपी को हम लोगों ने अपने आसानी के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। आप बता सर सकते हैं किन किन भाग में बांटा है? सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरे रिकलेक्ट नहीं, मेरे को याद नहीं है सर।
3 बात। अच्छा ये बताइए कि जो 1976 में 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रोविजन ऐड किए गए थे डीपीएसपी के अंदर? डीपीएसपी के कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था? सर सॉरी सर। अच्छा चलिए ठीक है, आप राजस्थान से हैं। एक राजस्थान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है। राजस्थान तो पहला स्टेट है जिसने पंचायत राज के प्रोविजन को लागू किया था 1962 में। आप ये बताइए, वहाँ पंचायत राज फेल हो गया था तो वहाँ एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम था सादिक अली कमेटी। उस कमेटी ने क्या दिया था रिकमेंडेशन, क्यों फेल हो गया था? उसने क्या बोला था, क्या करने की जरूरत है कि पंचायत सक्सेसफुल हो? सादिक अली कमेटी ने। सर मैं गेस कर सकता हूँ कि उन्होंने, आपकी परमिशन हो तो सर। ठीक है सर। उन्होंने इसको बोला था कि इनको मतलब संवैधानिक अधिकार दिए जाने और संविधान के तहत इनको अंतर्गत ये जो पंचायत राज सिस्टम इसको लाया जाना चाहिए, अच्छा जिसे आप कि इसे आगे देखिएगा, सक्सेस। आपको लगता है कि राजस्थान दक्कन ट्रैप का हिस्सा बनता है? आपको पता है दक्कन ट्रैप किन किन राज्यों को कवर करता है? सॉरी सर, नो आइडिया। अच्छा ये बताइए, दक्कन ट्रैप के जो स्टेट्स हैं, क्या वो वाटर स्कार्सिटी से प्रभावित होंगे या उनके यहाँ वाटर प्रॉपर रहेगा? सर सॉरी सर, मेरे को पता नहीं सर। चलिए आप ये बताइए कि अगर अभी आपसे मैम पूछ रही थी कि जो ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके यहाँ काफी तरह के फोरम बने, लेकिन वो अपने पर्याप्त मात्रा में सक्सेस नहीं पा सके। इसके पीछे क्या रीजन थे? चलिए मैं इसी से एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि वो सार्क को छोड़ करके बिम्स्टेक को ही अगुवाई करे। आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? इंडिया सार्क के मेंबरशिप छोड़ दे, बिम्स्टेक को आगे बढ़ाए। सर जो रीजनल कोऑपरेशन जो सहयोग संगठन है, इनके अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग सभी राष्ट्रों से जो हमारे संबंध है, वो आज के जो आर्थिक सिनेरियो ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए हर संगठन की अलग अलग भूमिका है। तो हमें सभी को साथ लेके चलना चाहिए, सभी को इनके मतलब सहयोग संगठनों को लेके, बिकॉज लेकिन क्या है कि ये तो कह रहे हैं ना कि सार्क फेल हो चुका है। सार्क में पाकिस्तान जो है, हमारे सार्क सैटेलाइट मिशन को आगे नहीं बढ़ने दिया, साउथ एशियन कनेक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इंडिया ने कोशिश करी भी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक मिशन लाने का कनेक्टिविटी का, वो भी कामयाब नहीं हो सका। तो बेहतर नहीं है कि इंडिया सार्क को छोड़ दे और क्या बोलते हैं, बिम्स्टेक को आगे बढ़ाए? बट सर जो सार्क है उसके अंदर इंडिया की भूमिका बिग ब्रदर की है, कि यहाँ पे ये यदि अपना मतलब जो अधिकार स्थापित करके जो इसमें जो महती भूमिका अदा करेगा, तो वो आगे उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे मंचों को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक की परिस्थिति आपको प्रतिकूल ना हो। तो आपको आपको लगता है कि आज के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिग ब्रदर की पॉलिटिक्स चलने वाली है? कोई कंट्री बिग ब्रदर के पॉलिटिक्स को फॉलो करेगा और हमसे जुड़ा जुड़ा रहेगा? नहीं, बिग ब्रदर की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करेगा, बट जस्ट हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में है, जो राष्ट्रों में है, जो हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उस भूमिका को बढ़ाएंगे दिन पे दिन, वो या जो तो फिर तो राष्ट्रीय हितों। भाग जाएंगे लोग फिर तो भाग जाएंगे, कहेंगे कि हम लोग कमजोर हैं तो इंडिया हमें धौंस जमा के कब्जा करना चाह रहा है, चलो हम चाइना के पास चलते हैं, चाइना से मदद लेते हैं। सर बिग ब्रदर की भूमिका धौंस की नहीं होती। बिग ब्रदर की भूमिका होती है कि आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करने की, जिसमें राष्ट्रों के संबंध है ना, वो आपसी सहमति के ऊपर आधारित हो। और वो भूमिका है वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में चलती है। और जो धौंस की भूमिका है चलिए वो मुझे बहुत कम। चलिए भवानी जी, आपसे आखिरी सवाल है। सर आप ये बताइए कि प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ? संविधान के शुरू में अडॉप्ट हुआ या संविधान बनने के बाद में अडॉप्ट हुआ? सर सॉरी सर, नहीं आइडिया नहीं। ठीक है, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आप अगले पैनल की तरफ आपको मूव थैंक यू करते सर। हैं। ओके सर थैंक यू सर। Next panel member KM madam, on to you.
हेलो। यस मैम, गुड आफ्टरनून। वैसे तो आप एक सर्विसमैन हैं और जॉब में भी अभी हैं, तो आप यस काफी सिलेक्ट भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे। यस मैम। गुड। तो आपने एकदम से चेंजेस क्यों लाए कि आप जिस जॉब में हैं, क्या आप उसमें सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट कम हो गया है? कैसे आपने चेंज करने का सोचा? सिविल सर्विसेज कैसे? नहीं, वर्तमान संदर्भ वाली जॉब में मैम, या जो मैं डिफेंस में था उसके रिगार्डिंग? अभी आप जिस प्रोसेस में हैं, जिस जॉब में? हाँ हाँ, यस मैम, यहाँ पे मैं उद्योग प्रसार अधिकारी, तो मेरी जो क्षेत्र है वो सीमित है। तो इसी के संदर्भ में यदि व्यापक पैमाने पे जाएं, या जहाँ पे निर्णय निर्माण की क्षमता हो, जहाँ पे मतलब समाज के सभी तबकों की समस्याओं को अवगत करा कर वहां पे यूटिलाइज हो, तो मैम बेस्ट है। और हर कोई चाहता है कि अपने बेस्ट देने की कोशिश करे, तो मैं भी उसी में से। आप पावर को ज्यादा मानते हैं या पैसे को ज्यादा मानते हैं, या फिर जिसके पास दोनों नहीं है फिर भी वो अपना एक फेम ले सकता है? आप किस व्यू को सोचते हैं? मैं पैसे को नहीं, मतलब यदि पावर हो तो आदमी समाज के सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर सकता है। मेरा अच्छा, मानना है कि पैसा कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो जिनके पास पैसा नहीं होता है, पावर नहीं होती है, तो क्या वो किसी के लिए सेवा काम नहीं कर सकते? नहीं मैम, समाज के लिए कोई हर कोई कर सकता है, बट यदि किसी को मौका मिले तो एक तो वहां पे ट्राई करनी चाहिए मैम, हर किसी को ही। क्योंकि यहाँ पे समाज में निर्णय निर्माण की क्षमता मिले, तो समाज के लिए यदि कुछ हो सके तो कोशिश तो उसी में से मैं होगा, व्यापक प्रशासन में जाके भागीदारी निभा सके। मतलब आप चाहते हैं कि प्रशासन में जाके हम बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। यस मैम। जयपुर में नगर निगम के चुनाव हुए होंगे आपको? यस मैम। जयपुर में अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली, उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो कुछ ऐसा कुछ आइडिया है आपको कि किस तरीके का पैटर्न चेंज किया है चुनाव को लेके? सॉरी मैम। जैसे अब नगर निगम में उनको डिवाइड कर दिया है, इस टाइप से कुछ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कुछ आइडिया? हाँ, एक तो ग्रेटर जयपुर किया है और एक जयपुर ओके, शहरी। गुड। हाँ। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, ठीक है यस ना, मैम। ड्यूरेशन में राजस्थान में मेगा फूड पार्क ध्यान, नाम सुना है मेगा फूड पार्क का? यस मैम, अभी जो केंद्रीय सरकार के सहयोग से रूपनगढ़ जो अजमेर के पास में स्थापित किया गया मेगा फूड पार्क। ओके, तो राजस्थान में जो मेगा पार्क जो स्टेप किए हैं, उनको आप कोविड के अकॉर्डिंग किस टाइप से सोचते हैं कि कितना यूजफुल है वो कोविड के रिगार्डिंग? मैम नेचुरली जो मैम एक बार वापस रिपीट करेंगे मैम? जो मेगा फूड पार्क बने हुए हैं राजस्थान में, तो उनको आप कोविड के अकॉर्डिंग कितना यूजफुल देखते हैं कि इनका कितना यूज रह सकता है, फ्यूचर भी प्रेजेंट भी, किस टाइप से, और उसका वर्क क्या है मेगा फूड पार्क का? मैम एक्चुअली मेगा फूड पार्क है वो, मतलब शीतलन के सिद्धांत, मतलब जो वहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण और जो वहाँ के जो जल्दी खराब होने वाली चीजों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब उस टेम्परेचर पे यहाँ पे जो प्रसंस्करण के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगी। उसके लिए यदि कोविड की जो मतलब मेडिसिन है, जिसका अभी टीकाकरण या जो ऐसी चीजें जो उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको ऐसे फूड पार्कों के अंदर, क्योंकि वो ही सारी सुविधा है, तो वहां पे हम रख सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कोविड को उस लो टेम्परेचर पे रखना, मतलब यहाँ पे हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से उतना वो सही नहीं होगा। तो इन फूड पार्कों में रख के वहां से सप्लाई कर ले इनको, कोविड जो इंजेक्शन और कोविड की जो मेडिसिन है, तो वो अच्छा रहेगा। तो उसको दूसरे वे के अंदर, मतलब आर्थिक विकास के साथ साथ में हमारी में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको और जस्टिफाई कीजिएगा लेवल पे और इसको रीड यस कीजिएगा। यस मैम। इससे मैं आपसे पूछना चाहूंगी यस कि तो कि, जयपुर में सडन एकदम फ्लड आ गई, जो बाढ़ का सामना करना पड़ गया। अगर आप वहाँ पे एसडीएम नियुक्त होते तो
तो आप उस पूरी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग किस टाइप से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लोगों के सामने कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं और एकदम से बाढ़ आई। मैम प्राकृतिक आपदाएं ऐसे ही समय में मतलब जो आकस्मिक ही होती है, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ के जहाँ के मतलब जैसे मैं एसडीएम होता तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ के मतलब उसकी मतलब अच्छी तरह से अध्ययन करता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या चीजें हो सकती है, कहाँ पे किस कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे यहाँ पे नाले जो बने हुए हैं जिनको खोलने से मतलब लोगों की आगे मतलब वो ऐसा भाव क्षेत्र ना बने कि जिससे आगे लोगों को नुकसान ना दे और वो पानी भी निकल जाए। तो ऐसे उन नालों को मैं खोलने का प्रयास करता जिनसे स्थानीय जो लोग हैं, जी बस्ती वाले होते हैं, उनके लिए आप क्या सेटलमेंट रीसेटलमेंट के लिए आप क्या करते हैं? मैम रिसेटलमेंट के लिए उनको तो मैं वहाँ पे जो अवेलेबल जैसे स्कूल है या और भी कोई एनजीओ की संस्थाएं हैं उनमें वहाँ पे उनको तो मैं रिसेटलमेंट करके और सबसे पहले पानी की को जो निकासी है उसका इंतजाम करके फिर उनको जो खाने की व्यवस्था है या और एनजीओ के सहयोग से प्रशासन के सहयोग से सारे प्रयास कर। क्या आप टीम वर्क में बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे टीम वर्क हो इस टाइप से कुछ, या टीम डिवाइड करके हर एरिया के लिए? वो तो नेचुरली मैम मैंने एनजीओ का सहयोग भी लिया है, वहाँ के जो प्रशासन के जो घटक हैं उनका सहयोग ही, क्योंकि प्रशासन में जो भी है वो टीम वर्क के रूप में ही काम कर देता है, जिसके अंदर सारे ही प्रशासन के मतलब पुलिस के एनजीओ मतलब और भी जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो वहाँ के जो भी अवेलेबल डिपार्टमेंट है तो वहाँ के सभी लोगों की फोरम बनाई जाती है जिस टीम के जिसमें मतलब सेक्टर में डिवाइड करके उसी हिसाब से कार्य होता है। बट इसमें सहयोग यदि एनजीओ का और इनका भी लिया जाए तो वो भी अच्छा एक वातावरण पैदा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अभी हाल ही में एक निवार तूफान चक्रवात आया इंडिया में, यस मैम। तो निवार का इंडिया गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है? निवार के बारे में बताएंगे थोड़ा? मैम ये तमिलनाडु तट पे आया है। अच्छा, तो बारे में कुछ बताएंगे? अभी वर्तमान संदर्भ में हम मेरे को ज्यादा इसमें मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, सॉरी मैम। ठीक है ठीक है। आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा हुआ है, आप ज्योग्राफी और एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्यों स्टडी करना चाहते हैं? क्यों हमको इन सब सब्जेक्ट को रीड करने की नीड होती है? मैम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए पढ़ना चाहिए कि वहाँ की जिस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर कार्य करेगा तो वहाँ की जो ज्योग्राफी वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था मतलब राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था को मितव्यता से काम करते हुए जनता को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करा सके, जनता को न्यूनतम मूल्य पे सुविधाएं मतलब जो प्रशासन की जो वो सुविधाएं वो प्रदान कर सके और जोग्राफी वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है उससे अवगत हो सके, जिससे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रही या कोई भी उसके मतलब वहाँ के विकास के लिए कोई योजनाएं चलानी है तो उसको संदर्भ में और उनको ध्यान में रखते हुए उसी क्षेत्र के लिए अलग अलग से योजनाएं जिस क्षेत्र के लिए जो कारगर हैं उनको लागू कर सके। जी बिल्कुल, गुड। अब मैं आपसे बिल्कुल अंतिम प्रश्न है मेरा कि नाहरगढ़ क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने? यस मैम। नाहरगढ़ क्षेत्र अगर जानवर की या किसी वन्य जीव तस्करी करता हुआ कोई पाया जाता है और उसमें आपका अगर स्थानीय जो आपका प्रशासन में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उसमें इंक्लूड है, जो उनको गुप्त रूप से या कैसे भी उनको सहायता प्रदान कर रहा है, क्योंकि बिना सहायता से तो इस तरीके के काम किए नहीं जा सकते, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यस मैम। थोड़ा सा वो बीच में फिर इंटरप्ट हो गया था मैम, आगे थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे आगे वाला पोर्शन। नाहरगढ़ जैसा आपका वन्य जीव का क्षेत्र है, अगर वहां पर कोई तस्करी करता यस मैम। है और उसमें आपका स्थानीय जो आपके में प्रशासन अधिकारी है वो भी उसमें इंक्लूड है और वो उनको गुप्त रूप से सहायता कर रहा है, तो आप उसको कैसे उन सब चीजों को क्लियर ना हो, या आप अपनी तरह से कैसे उसका समाधान? इसके लिए मैम जो प्रशासनिक तौर
के ऊपर हूं, तो मैं एक टीम बनाऊंगा जिसमें प्रशासन के लोग भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे, और जो वन विभाग के जो व्यक्ति हैं उनको भी सम्मिलित करूंगा। अब वो उसकी मतलब तीनों को मतलब जो कमेटी बिठा कर उसको जांच करने के लिए भी कहूंगा, उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सहयोग रहेगा कि जैसे क्या प्रूफ या यदि स्थानीय लोगों के पास भी अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं उनके कहीं ना कहीं प्रूफ आदमी अवश्य छोड़ देता है, वो स्थानीय लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो वो कमेटी बना के वो जांच करके और उसके जो प्रूफ होंगे उस हिसाब से जो अधिकारी है संलिप्त है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। All the best for your future. I just थैंक यू मैम। thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। भवानी सिंह जी, सर हाउ इज द जोश? फाइन सर। हाई, जोश इज हाई। सर ओके, भवानी सिंह जी अपने डिफेंस बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे ब्रीफ में? सर मैं मतलब 94 में 10th पास करके 97 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। 97 से 2016 तक 19 ईयर एयरफोर्स में रहा, जहाँ पे कि मैं एडमिन असिस्टेंट था, जो कि मतलब प्रशासनिक सहायक के Okay. रूप में जो कार्य किया। ओके ओके, मींस आपका मिनिस्ट्रियल वर्क था, आप एग्जीक्यूटिव मींस फील्ड वर्क नहीं था आपका? नहीं सर, एक्चुअली डिफेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है सर। एवरीवन इज सोल्जर और एवरीवन मतलब वी हैव टू, हमने सारे काम किए हैं सर, एक्टिव भी, फील्ड के भी जॉब किए हैं और Okay. एडमिनिस्ट्रेशन, और नाम एक नाम होता है टैग्ड का, अदरवाइज Okay. ऑलराउंड जॉब करना पड़ता है। वार के अंदर एक्टिव वी हैव टू प्ले एक्टिव रोल, सब चीजें। हाँ, डिफेंस में ऐसा नहीं होता है कि मिनिस्ट्रियल जॉब, वो सोल्जर Okay. थे, सोल्जर की भूमिका में अदा की सर। ठीक है, मींस आपने प्रॉपर वॉर ट्रेनिंग ली है? यस सर। ओके, आपने किन किन एयरक्राफ्ट्स पे अपनी सर्विसेज दी है? फाइटर एयरक्राफ्ट से और ये जो नेवल शिप्स वगैरह हैं? फाइटर एयरक्राफ्ट पे सर जो मतलब टेक्नीशियन है ना वो काम करते हैं, हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम और वार के लिए रेडी रहने का काम, ये दो काम करते थे, सपोर्ट का काम। ओके ओके, आपके हाँ। पोस्टिंग सीक्वेंस बता दीजिए स्टार्टिंग से। हाँ सर, स्टार्टिंग से मैंने 97 से 98 बेलगांव कर्नाटका में ट्रेनिंग की। 2000 फिर 98 से 2002 तक हासीमारा, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बॉर्डर है, वहां पे फाइटर बेस था, वहां पे रहा। 2002 से 2005 तक नासिक महाराष्ट्र में, फिर 2005 से 2010 तक दिल्ली, और 2010 से 2015 तक लखनऊ में, 15 से 16 एक साल में बेंगलोर आज लास्ट, वहां से मैं Okay. रिटायर। ठीक है, तो चूंकि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आप इंडियन डिफेंस सिस्टम में कुछ कमी देखते हैं? अच्छाइयाँ तो सभी बताते रहते हैं न्यूज चैनल्स पे और अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं, डिबेट्स में भी आता रहता है, लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम में चूंकि आप रहे हैं, आपने सर्व किया है, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी कमी है जिसको दूर करने से इंडियन डिफेंस सेक्टर काफी पावरफुल हो सकता है? सर नेचुरली वैसे देखा जाए तो किसी भी मतलब इसको कमियां ना कह के चुनौती के रूप में कहा जाए, जिससे कि हर ऑर्गेनाइजेशन को उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो तो इसके संदर्भ में मैं मेरा ये मानना है कि कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिक्योरिटी के नाम पे जो वेलफेयर है, मैन पावर का जो वेलफेयर है, वो कम ध्यान देते हुए कुछ मतलब ऐसे सिक्योरिटी के पहलू के ऊपर वो वेलफेयर को कमी हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। यदि ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि जो पर्सोनेल्स हैं उनके वेलफेयर पे अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो अपनी सही कैपेसिटी से काम कर पाएंगे, है ना, उनका आउटपुट ठीक रहेगा, ये आपका कहना है? ठीक रहेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये पॉलिसी मैटर है जो आपने बताया। ठीक है, आप ये बताइए कि मिग 21 और मिग 29 जो कि एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, जिसमें जो इनके अंदर कुछ कमियां थी, आपने मूवी देखी है? मैंने मूवी तो नहीं देखी सर, बट इनकी जो कमी है वो, क्योंकि मैं सर्व किया हूँ तो मेरे को मतलब मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इनकी कमियां ब्रीफ में बताइए आप, विद इन 30 सेकेंड्स। सर मिग 21 तो क्या है कि लॉन्ग वो मतलब बहुत दिनों से सर्विस में है, तो इसका हम मॉडर्नाइजेशन या मॉडिफिकेशन करके काम चला रहे हैं। तो ये मतलब जहाज की एक लिमिट सिस्टम में लिमिट सीमा होती है, तो उससे पार क्रॉस कर गया है, जो इसके जो फ्लाइंग आवर है वो भी क्रॉस कर गया है। तो ये मतलब मिग 21 है, वो बहुत ही अच्छा फाइटर जहाज है, बट ये भी मतलब बहुत ही उससे सीमाओं से मतलब वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो इनके
आवर कंप्लीट हो गए, बट हम इनको एक्सटेंशन दे के चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप ये बताइए कि इंडिया ने अभी जो बालाकोट अटैक किया था, सुना आपने उनके उसके बारे में कुछ? यस सर। बालाकोट अटैक जो किया गया था उसमें जो फॉर्मेशन बनाया गया था, उस फॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है? सर सॉरी सर। ठीक है, बालाकोट अटैक इंडिया ने क्यों किया था पाकिस्तान के ऊपर? सर ये इन्होंने जो पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अटैक किया था, किस प्लेस पे? सीआरपीएफ के ऊपर। किस प्लेस पे? सॉरी सर, वो तो मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ठीक है, उरी नाम सुना है आपने? हाँ उरी सुना है सर। ठीक है, आप ये बताइए J&K का टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से कैसे अलग है? सर J&K का जो टेररिज्म है वो एक तो जो पड़ोसी राष्ट्र है उससे समर्थित है, तो ये वो वहां जो नॉर्थ का जो टेररिज्म है सर, वो स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए और स्थानीय संस्कृति के विकास के लिए, जो अपनी पहचान को खोने के डर की वजह से। जबकि नॉर्थ जो जम्मू कश्मीर का टेररिज्म है वो पृथकता के वादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिसमें कि वो दूसरे राष्ट्र में जाना चाहते हैं और जो मतलब देश को अपना राष्ट्र ही नहीं मानते। ओके ओके भवानी सिंह जी, मुख्य अंतर दोनों में ये है। आपका इंटरव्यू यहीं फिनिश होता है, टाइम ओवर हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। सर थैंक यू सर।